हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यूट्यूब पे एक हमारा सामान्य हिंदी का पेड बैच चल रहा है जिसकी फ़ीस हमने रखी है केवल 149 रुपये। ये यूके ट्रिपल एस सी का जो सामान्य हिंदी का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट बैच 19 जून से स्टार्ट हुआ है, 31 जुलाई तक ये बैच समाप्त हो जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं गद्य और पद्य खंड से रिलेटेड जो हमारा सिलेबस है जिसमें 23 कवि दिए गए हैं। वैसे ये हमारी 8वीं क्लास है पेड बैच में। आप लोग के लिए मैंने यूट्यूब में सभी के लिए वीडियो डाल दिए जिससे आपको पता चल सके कि हम किस प्रकार पढ़ा रहे हैं। वैसे 3 डेमो वीडियो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले से ही। बैच से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। जैसे आप यूके ट्रिपल एस सामान्य हिंदी का सिलेबस देखते हैं जो कि जैसे कनिष्ठ सहायक है, फॉरेस्ट गार्ड है, वीडियो पीडीओ, पटवारी, लेखपाल, इसी के साथ पुलिस को, जो सभी का सिलेबस सेम रहता है। तो इसमें भाषा और हिंदी भाषा वाला पोर्शन हम समाप्त कर चुके हैं। टोटल इसकी 5 क्लास आई थी। 2 क्लासों में हमने लिपि समाप्त कर दिया है। देवनागरी लिपि के लिए 2 क्लास हो चुकी हैं। आज हम देखने वाले हैं कवि परिचय, और अगली 3 क्लास कवि परिचय के बाद हम समाप्त करेंगे स्वर एवं व्यंजन। तो आज की क्लास हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी जो साहित्य है उससे रिलेटेड, जिसमें पद्य खंड और गद्य खंड है हमारा, जिसमें टोटल 23 कवि आते हैं। तो एक वीडियो के माध्यम से सभी कवि को हम समाप्त कर देंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 17 मई को एक परीक्षा आयोजित हुई थी यूके ट्रिपल एस सी द्वारा हवलदार प्रशिक्षक की। उसमें कवि परिचय से 3 सवाल पूछे गए थे। तो एक कवि परिचय वाला पोर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। और इस बैच के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बैच की फ़ीस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, 149 रुपये रहेगी। बाकी हर दिन का सिलेबस किस दिन क्या पढ़ाया जाएगा, जिसमें 19 तारीख का हिंदी भाषा का विकास भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4, 5 देवनागरी लिपि और भाग 2 देवनागरी लिपि का समाप्त कर चुके हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जो कवि परिचय वाला पोर्शन है, उसके बाद हम देखेंगे वर्णमाला भाग 1, भाग 2, भाग 3। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। 31 जुलाई को सामान्य हिंदी का आपका बैच समाप्त हो जाएगा। इस बैच की वैलिडिटी आप लोग के पास रहेगी 30 सितंबर तक की। जैसे आप लोग देरी से जुड़ते हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो भी मिल जाएंगे, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। लेटेस्ट तो मिलेंगे, प्रीवियस वीडियो भी आप लोग को मिल जाएंगे। जैसे अभी तक जो हमने वीडियो डाले हैं उसमें आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी का क्लास 1, ये क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस प्रकार हो चुकी हैं। ये अलग अलग इनकी ड्यूरेशन आप देख सकते हैं। कल इसकी 7वीं क्लास आई थी जिसमें हमने देवनागरी लिपि भाग 2 देखा था। उससे पहले 6ठी क्लास में देवनागरी लिपि का भाग 2 देखा था। उससे पहले हिंदी भाषा का विकास का अंतिम भाग यानी 5वां भाग हमने देखा था। यानी टोटल 7 क्लास इसकी हो चुकी हैं। इसके अलावा आप लोग को बताना चाहेंगे यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एस के आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स के आप पीडीएफ अगर चाहते हैं जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड करंट अफेयर्स शामिल है, तो आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। वीडियो की अगर बात करूँ, वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन पर ही प्राप्त होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हमारे शैलेश मटियानी जी, इनके बारे में देख लेते हैं जानकारी। तो शैलेश मटियानी जी के बारे में अगर आपको बताएं तो सबसे पहले आपने याद रखना है इनका वास्तविक नाम है रमेश चंद्र सिंह मटियानी। इनके अन्य नाम क्या क्या प्राप्त होते हैं? इन्हें कथा शिल्पी, उत्तराखंड का आंचलिक साहित्यकार भी कहा जाता है इन्हें। किन्हें? शैलेश मटियानी जी को। इनका जन्म हुआ है 14 अक्टूबर 1931 को बाड़ेछीना अल्मोड़ा में, जबकि इनका निधन हुआ है 24 अप्रैल 2001 को। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में देख लेते हैं जिसमें इनके उपन्यास और कहानी संग्रह आते हैं। तो सबसे पहले इनके उपन्यास देखते हैं। जो है सबसे पहला इनका उपन्यास है बोरीवली से पोरबंदर तक, इसके बाद मुठभेड़, इसके बाद सावित्री, इसके बाद एक मुठ सरसों और इसके बाद है कबूतर खाना। अब इनकी कहानी संग्रह अगर देखें तो कहानी संग्रह में है इनकी मेरी 33 कहानियां, महाभोज, नाच जमुरे नाच और 2 दुखों का एक सुख। महाभोज रचना के लिए इन्हें प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। जैसे सीरीज हमारे आगे बढ़ते रहेगी, प्रमुख कवियों की जो रचना है उनको कैसे याद करा जाए उसका ट्रिक वीडियो भी मैं लेके आऊंगा, आपको बहुत फायदा होगा उनका। शैलेश मटियानी जी के कुछ प्रमुख निबंध देखते हैं जो इन्होंने निबंध लिखे थे। ये हैं यदा कदा, कागज की नाव, किसके राम कैसे राम, राष्ट्रभाषा का सवाल, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड जिला सीरीज, परीक्षावाणी, सामान्य हिंदी। इन सभी के नोट्स प्राप्त करने के लिए इसी के साथ सामान्य ज्ञान यानी जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, आधुनिक भारत, इन सभी के नोट्स प्राप्त करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इनके कुछ बाल साहित्य देखते हैं जो कि बच्चों से संबंधित थे, जो बच्चों के लिए इन्होंने लिखे थे। तो उसमें सबसे पहले बिल्ली के बच्चे, हाथी चींटी की लड़ाई,
फूलों की नगरी, मुड़ मुड़कर मत देख। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार या सम्मान जो इन्हें प्राप्त हुए हैं, जो हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है 1983 में इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस उपन्यास के लिए? उपन्यास मुठभेड़ के लिए। 1994 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी द्वारा इन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर या डीलिट की उपाधि दी गई है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी वही वाली है जो हमारी 1973 में स्थापित हुई है, जिसका मुख्यालय नैनीताल में स्थित है। सन 2000 में इन्हें राहुल संकीर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि 2009 में हमारी उत्तराखंड सरकार ने इनके नाम पर शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार की शुरुआत की है। उम्मीद है सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। और इनका एक और पॉइंट आपको बता देता हूं, एक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था जिसका नाम जनपक्ष प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ अदर फैक्ट भी होंगे, आपको बता दिए जाएंगे, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम ये मान के चलिए जो उत्तराखंड से संबंधित हमारे कवि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। पहले उन पर ही विशेष फोकस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं मंगलेश डबराल जी। इनका जन्म 16 मई 1948 को हुआ है। काफल पानी गांव टिहरी में। सवाल पूछा जा सकता है काफल पानी गांव कहां स्थित है। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है, हमारी परीक्षाओं में 1 से 2 सवाल बनते हैं इनसे रिलेटेड, तो इनको आपने बहुत बड़े तरीके से कवर करना है। इनका निधन अभी हाल ही में 9 दिसंबर सन 2020 को हुआ है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह देखते हैं जिसमें पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, मुझे दिखा एक मनुष्य, आवाज भी एक जगह है और नए युग में नए शत्रु, ये इनके कुछ काव्य संग्रह हैं, आपने ध्यान रखना है इनके बारे में। अब इनके कुछ गद्य संग्रह के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, ये इनके गद्य संग्रह हैं। कुछ इन्होंने स्क्रिप्ट या पटकथाएं भी लिखी हैं। तो कौन कौन सी हैं? नागार्जुन, निर्मला वर्मा, मां श्वेता देवी, गुरुदयाल। इनका एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मतलब जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान जो जो इन्होंने महसूस किया, जो जो चीजें इन्होंने सीखी, वो सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखे गए होंगे। तो यात्रा वृत्तांत इनका है। एक बार अयुवा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आपने। सन 2000 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचना हम जो देखते हैं के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में अगर आपको जानकारी दूं, 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना की गई और 1954 में, और पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए 1955 में। अब किसे दिया गया आपने बताना है कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार। अंतिम पॉइंट इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने पत्रिका पूर्वाग्रह में संपादन का कार्य भी किया था, यानी एडिटर रहे थे। किनकी बात देखी हमने? मंगलेश डबराल जी। अगले साहित्यकार देखते हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए, हमारे प्यारे उत्तराखंड के शेखर जोशी जी, जिनका भी कुछ महीने पहले निधन हुआ है। तो इनका जन्म देखते हैं सितंबर 1932 में। इन्होंने आर्मी में अप्रेंटिस के रूप में काम भी किया था, ये भी आपने याद रखना है। अब इनके प्रमुख उपन्यास देखते हैं जो काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मेरा पहाड़, अथ मूसक उवाच, चींटे के पर, साथ के लोग, हलवाला। इनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं जिसमें दाजू काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चले। नौरंगी बीमार है, प्रथम साक्षात्कार, बिरादरी और गाइड। ये सारे पॉइंट क्लियर करते हुए चले आप लोग। पीडीएफ के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ पेड करना होगा आपने। इन वीडियो हमेशा फ्री रहेंगे, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। अब इनके कुछ प्रमुख सम्मान देखते हैं जो इनको प्राप्त हुए हैं। 1987 में इन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। 1995 में इन्हें साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1997 में इन्हें पहल सम्मान से सम्मानित किया गया है। जबकि 2003-2004 में इन्हें मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर तो पहले कवि है हमारे सुमित्रानंद पंत जी। इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म 20 मई सन 1900 को कौसानी बागेश्वर में हुआ। जब इनका जन्म हुआ था तो कौसानी वाला क्षेत्र अल्मोड़ा में आता था, वर्तमान में बागेश्वर में आता है। ये वही कौसानी है जहां पर महात्मा गांधी जी भी आए थे। ये छायावादी कवि कहे जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उसमें से एक कवि ये भी हैं। इनके अन्य नाम जो हमें प्राप्त होते हैं वो हैं गोसाई दत्त, सैं, गुसैं, प्रकृति का चितेरा, प्रकृति का सुकुमार, छायावाद का विष्णु। तो छायावाद का विष्णु किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो सुमित्रानंद पंत जी को कहते हैं। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत, जबकि माताजी का नाम सरस्वती देवी है।
अब इनसे रिलेटेड पहले महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, इसके बाद इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सन 1900 में इन्हें 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये वही साहित्य अकादमी पुरस्कार है जिसको 1954 में स्थापित किया गया था, जबकि पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए। अगर पूछा जाए उत्तराखंड से पहले व्यक्ति बताइए जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सन 1961 में इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनकी रचना चिदम्बरा के लिए, और हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। तो कुछ जानकारी मैं आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में दे देता हूं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई, तो इन्हें जो मिला है 1968 में वो चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में वर्णित मान्यता प्राप्त भाषाएं, जो कि वर्तमान में 22 हैं, उन सभी भाषाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो उन्हीं में से एक भाषा हमारी हिंदी। तो जब इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी तो पहले विजेता रहे इसके मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरूप जी। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था। उनकी रचना अडागुजई या अन्नागुजई के लिए। तो क्रम के हिसाब से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले चौथे हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत जी, जबकि हिंदी भाषा के लिए पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। और रचना आपने जरूर याद रखनी है, चिदम्बरा। आगे बढ़ते हैं। 1936 में स्थापित ऑल इंडिया रेडियो का नाम 1957 में इन्हीं के सुझाव पर बदलकर आकाशवाणी रखा गया है। 1938 में पंत जी ने रूपाभ नामक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। यह एक मासिक पत्रिका थी। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की तरफ जाते हैं। ये मान के चलिए सारी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट है, तो सारे आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले इनके काव्य रचनाएं देखते हैं, जिसमें ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, ज्योत्सना, युगांत, युगवाणी। जो इनकी रचनाएं आपको दिख रही हैं, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं कही जाती हैं। तो इनके बारे में आपने याद रखना है। इनके काव्य संबंधी नाटक हैं रजत शिखर, शिल्पी। इनका प्रमुख उपन्यास है हार, ये आपने याद रखना है। और इनके महाकाव्य हैं लोकायतन, जो कि इन्होंने अपने पिताजी को समर्पित किया था, जबकि सत्यकाम जो इनका महाकाव्य है ये अपनी परम पूजनी इन्होंने माता जी को समर्पित किया था। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आप लोग के लिए एक सवाल है, वीडियो के अंत में इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा, या आप ही दें तो बेहतर रहेगा, मैं बाद में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर दें। सवाल है, सुमित्रानंदन पंत जी का जो संग्रहालय है वो कहां पर स्थित है, आपने बताना है। इनसे रिलेटेड अगला फैक्ट देखते हैं। इनकी रचना पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है इनकी रचना लोकायतन, जो कि इनका महाकाव्य है, जो कि इनके पिताजी को समर्पित की है इन्होंने। तो इनकी रचना लोकायतन के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फैक्ट क्लियर करते हुए चलना है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। तो बढ़ते हैं अगले कवि पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के बारे में। इनका जन्म 13 दिसंबर 1901 को पौड़ी के पाली गांव में हुआ है। ये हिंदी साहित्य में शोध करने वाले पहले कवि हैं, और अपने शोध कार्य जो इन्होंने शोध कार्य किया था वो है इनका द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। तो इसी शोध कार्य के लिए 1933 में इन्हें बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डीलिट डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर इसकी उपाधि इन्हें प्राप्त हुई है। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई है साहित्य के फील्ड में। तो हिंदी साहित्य में शोध करने वाले पहले कवि यही थे, आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बचपन में अंबर नाम से कविताएं लिखा करते थे। इन्होंने अंग्रेजी पत्रिका हिलमैन का संपादन भी किया है, महत्वपूर्ण हो सकता है। अब देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। तो इनकी रचनाएं हैं रूपक रहस्य, गोरखवाणी, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, गद्य सौरभ, हरिदास की साखी, गोस्वामी तुलसीदास, सतसई सप्तक। और इनके प्रमुख निबंध हैं, आपने याद रखने हैं, मिस्ट्री ऑफ हिंदी पोएट्री और मिस्ट्री ऑफ कबीर। तो अगर पूछा जाए मिस्ट्री ऑफ कबीर ये किसका निबंध है, तो हमारे पीताम्बर दत्त
बड़थवाल जी का है। और इसी के साथ अगर पूछा जाए मिस्ट्री ऑफ हिंदी पोएट्री या हिंदी साहित्य में शोध करने वाले पहले व्यक्ति, तो ये सारे फैक्ट आपने क्लियर करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगले कवि मन्नू भंडारी जी के बारे में। तो इनके बारे में सारे पॉइंट हम क्लियर करते हुए चलेंगे। इनका जन्म हुआ है 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा मध्य प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम सुख संपत राय था। इनके पति का नाम राजेंद्र यादव जी था। ये सारे फैक्ट क्लियर करते हुए चलने हैं। अगर पूछा जाए मन्नू भंडारी जी का बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम महिंद्रा कुमारी प्राप्त होता है। अब देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यास। इनके प्रमुख उपन्यासों में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है आपका बंटी, इसके बाद महाभोज, स्वामी, कलवा, 1 इंच मुस्कान, और इनकी आत्मकथा है एक कहानी यह भी, एक कहानी। आपका बंटी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं, इसके बारे में पूछा भी गया है। तो आपका बंटी में याद रखेंगे तलाक की त्रासदी, यानी जब घर परिवार में तलाक होते हैं तो बच्चों पर कैसा असर पड़ता है, उसके बारे में इस पुस्तक में जानकारी मिलेगी आपको। 1 इंच मुस्कान जो इनकी रचना है, जो इनका उपन्यास है, ये इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव जी की मदद से लिखी है। और महाभोज ये रचना जो इनकी है, इसमें आम आदमी की त्रासदी दिखाई गई है, यानी आम आदमी हमारे समाज में कैसी कैसी समस्याओं से जूझता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये चीजें क्लियर करते हुए चलना है आपने। कठिन पेपर आएंगे तो पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पहली परीक्षाओं में। अब देखते हैं इनकी प्रमुख कहानियां, जिसमें है 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, श्रेष्ठ कहानियां, यही सच है, आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक, त्रिशंकु, 3 निगाहों की एक तस्वीर। ये सभी इनकी क्या है, कहानियां हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप क्लियर करते हुए चलेंगे, ये जो इनकी कहानियां आपको दिख रही है, यही सच है, इस कहानी पर एक मूवी बनी है बॉलीवुड में, जिसे कहते हैं रजनीगंधा, जिस मूवी का नाम था रजनीगंधा। अगला फैक्ट देखते हैं, इन्होंने कुछ पटकथाएं यानी स्क्रिप्ट राइटिंग भी की है, रजनी की, निर्मला, स्वामी और दर्पण की। किसने, मन्नू भंडारी जी ने। अगला महत्वपूर्ण अगर मैं फैक्ट आपको बताऊं, जो आपको इनकी रचना दिख रही है, एक कहानी यह भी, ये कहानी आपको दिख रही है जो इनकी आत्मकथा है। इस आत्मकथा के लिए इनको सन 2008 में प्रसिद्ध व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो चीजें क्लियर करते हुए चलने हैं आपने, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, आपने इसको नोट डाउन करते हुए चलना है। और इनकी जो यही सच है कहानी पर रजनीगंधा मूवी बनी थी, इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। अब इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड कब प्राप्त हुआ आपने बताना है। और एक सवाल मैंने अभी आपसे पूछा था, सुमित्रा नंदन पंत जी का संग्रहालय ये कहां पर स्थित है, पंतविथि का, तो रामगढ़ में स्थित है, ये आपने याद रखना है। रामगढ़ में स्थित है या नहीं है ये भी सर्च करें आप लोग, ये आप लोग के लिए सवाल है, मैंने तो बता दिया है। उम्मीद है सेशन पसंद आ रहे। हम देखने वाले हैं राहुल संकीर्तन जी के बारे में। इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 को पंदहा गांव आजमगढ़ में हुआ है, यानी यूपी में है ये जगह। इनका निधन हुआ है 14 अप्रैल 1963 को। इनकी उपाधियां या इनके अन्य नाम जो प्राप्त होते हैं हमें महापंडित, त्रिपिटकाचार्य, हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह भी कहते हैं इन्हें। और इनका अगर वास्तविक नाम पूछा जाए तो इनका वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे जी। इनकी आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। इनकी जीवनी के लेखक जो इनके जीवन पर आधारित है प्रभाकर मावचे जी हैं। इनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक है राहुल का संघर्ष, इसके लेखक हैं श्रीनिवास शर्मा जी, श्रीनिवास शर्मा जी। विश्व भर में भारत भ्रमण या इसके अलावा जो भी चीजें इन्होंने की हैं उनसे रिलेटेड अपनी सभी यात्राओं का इन्होंने अनुभव, एक पुस्तक है इनकी घुमक्कड़ शास्त्र, उसमें लिखा है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये एक पत्र है हुंकार नाम का, इसके संपादक रहे हैं। ये पत्र स्टार्ट किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचना है मध्य एशिया का इतिहास पुस्तक के लिए। 1963 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 1993 में इनके जन्म शताब्दी के अवसर पर भारत सरकार ने 100 पैसे का डाक टिकट निकाला है। तो ये पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है आपने, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखते हैं इनके कुछ रचना संग्रह। तो सबसे पहले इनके देखते हैं कहानियों के बारे में, जिसमें सतमी के बच्चे, बहुरंगी, कनैला की कथा, वोल्गा से गंगा। इसके बाद इनके उपन्यास अगर हम देखें, इनके प्रमुख उपन्यास हैं 22वीं सदी, जीने के लिए, दिवोदास, विस्मित यात्री, सिंह सेनापति और जय अवधेश।
अब इनके द्वारा लिखी गई कुछ जीवनियों के बारे में देखते हैं, सारी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सरदार पृथ्वी सिंह, माओ त्से-तुंग, स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, ये सभी रचनाओं को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक वाली वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, चिंता बिल्कुल न करें। आप नोट्स बनाए, वीडियो ध्यान से सुने। अगली इन्होंने जो जीवनी लिखी है वो वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। महामानव बुद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट होगी। जिनमें मैंने टिक के निशान लगा रखे हैं उनको इंपॉर्टेंट मान के चले आप लोग। नए भारत के नेता, बचपन की स्मृतियां, अतीत से वर्तमान और कप्तान लाल, ये सारी इनकी क्या हैं, इन्होंने जो जीवनियां लिखी हैं। अब देखते हैं इनका यात्रा साहित्य। तो यात्रा साहित्य में सबसे पहले इनका आता है लंका, उसके बाद जापान, उसके बाद ईरान, इसके बाद है किन्नर देश की ओर, उसके बाद है चीन में क्या देखा, इसके बाद है मेरी लद्दाख यात्रा, उसके बाद मेरी तिब्बत यात्रा। एक सिक्किम यात्रा से रिलेटेड भी इनकी एक पुस्तक है, वो भी आपने याद रखनी है, सिक्किम का परिचय करके। इसके बाद इनकी आगे की रचनाएं आती हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 माह, विश्व की रूपरेखा और हिमालय परिचय, जो कि 2 भागों में थी। पहला भाग गढ़वाल के बारे में है, जबकि दूसरा भाग कुमाऊं के बारे में है। तो इसी के साथ राहुल संकीर्तन जी से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने कवर करा दिए हैं। इसके अलावा भी आपको कोई पॉइंट एक्स्ट्रा लगते हैं तो उन्हें नोट डाउन करें, कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताएं। तो अगले कवि जो आज हम देखने वाले हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके बाद गौरापंत शिवानी के बारे में देखेंगे हम। तो एक निबंधकार और आलोचक रहे हैं। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ है, जबकि निधन 19 मई 1979 को हुआ है। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी और माताजी का नाम ज्योतिषमती देवी। इनकी जो भाषा है वो परिमार्जित खड़ी बोली कही जाती है। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त हुई। 1957 में इन्हें पद्म भूषण, 1973 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनके निबंध आलोक पर्व के लिए पिछले साल ही उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। 1997 में भारत सरकार ने इनकी याद में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया है, ये भी आपने याद करते हुए चलना है। अब देखते हैं इनके कुछ आलोचनात्मक रचनाएं। सबसे पहले है सूर साहित्य, उसके बाद है हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसके बाद है मेघदूत एक पुरानी कहानी, उसके बाद है हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, उसके बाद है कबीर, उसके बाद नाथ साहित्य, उसके बाद अगली रचना है इनकी लालित तत्व और साहित्य सहचर। अब देखते हैं इनके कुछ निबंध, जो फेमस निबंध है इनके। तो सबसे पहले है काफी इंपॉर्टेंट अशोक के फूल, उसके बाद कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व, विष के दंत, नाखून क्यों पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं बाणभट्ट की कथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। प्रमुख कहानियां देखते हैं इनकी, जो हैं सीरीज के फूल, हम क्या करें, साहित्य का नया कदम, ब्रह्मांड का विस्तार और केतु दर्शन। इसके अलावा कुछ और भी अन्य इनकी रचनाएं हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो विशेष ध्यान रखना है आपने। संक्षिप्त पृथ्वीराज आसो, संदेश रासक, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण और महापुरुषों का स्मरण। तो इसी के साथ दूसरे कवि भी हमारे समाप्त होते हैं जो आज हमने देखे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब देखते हैं गौरापंत शिवानी जी के बारे में। आज के हमारे तीसरे और अंतिम कवि हैं गौरापंत शिवानी जी। इन्हें शिवानी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1923 को राजकोट गुजरात में हुआ। इनके पिताजी का नाम अश्विनी कुमार पांडे। इनकी पहली रचना अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है नटखट, उसमें छपी थी। 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनकी रचना मैं मुर्गा हूं, ये 1951 में धर्मयुग नामक पत्रिका में छपी थी, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इनके कुछ प्रमुख उपन्यासों के बारे में देख लेते हैं। कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि, पूतोवाली, शमशान चंपा, मायापुरी, कैंजा, गेंदा, भैरवी, स्वयं सिद्धा, रतिविलाप और आकाश। इसके बाद अंतिम जो इनका काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, चल खुसरो घर अपने। इसके अलावा इनके कुछ कहानी संग्रह भी हम देखते हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करना है आपने, ये वीडियो लगाता रहेंगे। जैसे हमने परीक्षावाणी, इतिहास, जिला सीरीज कंप्लीट कराई, वैसे हिंदी, BS नेगी,
सारी सीरीज कंप्लीट कराई जाएंगी, बिल्कुल चिंता नहीं करें, लगातार बने रहें। सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो इनके कहानी संग्रह देखते हैं, पुष्पहार, लाल हवेली, शिवानी की श्रेष्ठ कहानियां और शिवानी की मशहूर कहानियां। और इनके प्रमुख धारावाहिक देखते हैं जिसमें इन्होंने लेखन का कार्य किया, सुरंगमा और रति विलाप, मेरा बेटा और तीसरा बेटा। तो इसी के साथ आज का ये सेशन हमारा समाप्त होता है। तो हिंदी तो पहले कवि हैं हमारे सुमित्रानंद पंत जी, इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म 20 मई सन 1900 को कौसानी बागेश्वर में हुआ। जब इनका जन्म हुआ था तो कौसानी वाला क्षेत्र अल्मोड़ा में आता था, वर्तमान में बागेश्वर में आता है। ये वही कौसानी है जहां पर महात्मा गांधी जी भी आए थे। ये छायावादी कवि कहे जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उसमें से एक कवि ये भी हैं। इनके अन्य नाम जो हमें प्राप्त होते हैं वो हैं गोसाई दत्त, सैं, गुसैं, प्रकृति का चितेरा, प्रकृति का सुकुमार, छायावाद का विष्णु। तो छायावाद का विष्णु किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो सुमित्रानंद पंत जी को कहते हैं। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत जबकि माताजी का नाम सरस्वती देवी है। अब इनसे रिलेटेड पहले महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, इसके बाद इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सन 1900 में इन्हें 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये वही साहित्य अकादमी पुरस्कार है जिसको 1954 में स्थापित किया गया था, जबकि पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए। अगर पूछा जाए उत्तराखंड से पहले व्यक्ति बताइए जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो हमारे सुमित्रानंद पंत जी हैं। सन 1961 में इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनकी रचना चिदम्बरा के लिए। और हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। तो कुछ जानकारी मैं आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में दे देता हूं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई, तो इन्हें जो मिला है 1968 में वो चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में वर्णित मान्यता प्राप्त भाषाएं जो कि वर्तमान में 22 हैं, उन सभी भाषाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो उन्हीं में से एक भाषा हमारी हिंदी। तो जब इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी तो पहले विजेता रहे इसके मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरूप जी। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था। उनकी रचना अडा गुजई या अन्ना गुजई के लिए। तो क्रम के हिसाब से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले चौथे हैं हमारे सुमित्रानंद पंत जी, जबकि हिंदी भाषा के लिए पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। और रचना आपने जरूर याद रखनी है चिदम्बरा। आगे बढ़ते हैं। 1936 में स्थापित ऑल इंडिया रेडियो का नाम 1957 में इन्हीं के सुझाव पर बदलकर आकाशवाणी रखा गया है। 1938 में पंत जी ने रूपाभ नामक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। यह एक मासिक पत्रिका थी। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की तरफ जाते हैं। ये मान के चलिए सारी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट है, तो सारे आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले इनके काव्य रचनाएं देखते हैं जिसमें ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, ज्योत्सना, युगांत, युगवाणी। जो इनकी रचनाएं आपको दिख रही हैं युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं कही जाती हैं। तो इनके बारे में आपने याद रखना है। इनके काव्य संबंधी नाटक हैं रजत शिखर, शिल्पी। इनका प्रमुख उपन्यास है हार, ये आपने याद रखना है। और इनके महाकाव्य हैं लोकायतन, जो कि इन्होंने अपने पिताजी को समर्पित किया था, जबकि सत्यकाम जो इनका महाकाव्य है ये अपनी परम पूजनी इन्होंने माताजी को समर्पित किया था। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आप लोग के लिए एक सवाल है, वीडियो के अंत में इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा, या आप ही दें तो बेहतर रहेगा, मैं बाद में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर दें। सवाल है सुमित्रानंद पंत जी का जो संग्रहालय है वो कहां पर स्थित है, आपने बताना है। इनसे रिलेटेड अगला फैक्ट देखते हैं। इनकी रचना पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है इनकी रचना लोकायतन, जो कि इनका महाकाव्य है, जो कि इनके पिताजी को समर्पित किया इन्होंने। तो इनकी रचना लोकायतन के लिए सुमित्रानंद पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फैक्ट क्लियर करते हुए चलना है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। तो बढ़ते हैं अगले कवि पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के बारे में। इनका जन्म
13 दिसंबर 1901 को पौड़ी के पाली गांव में हुआ है। ये हिंदी साहित्य में शोध करने वाले पहले कवि हैं और अपने शोध कार्य जो उन्होंने शोध कार्य किया था वो है इनका द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। तो इसी शोध कार्य के लिए 1933 में इन्हें BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डीलिट डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर इसकी उपाधि इन्हें प्राप्त हुई है। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई है साहित्य के फील्ड में। तो हिंदी साहित्य में शोध करने वाले पहले कवि यही थे, आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बचपन में अंबर नाम से कविताएं लिखा करते थे। इन्होंने अंग्रेजी पत्रिका हिलमैन का संपादन भी किया है, महत्वपूर्ण हो सकता है। अब देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। तो इनकी रचनाएं हैं रूपक रहस्य, गोरखवाणी, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, गद्य सौरभ, हरिदास की साखी, गोस्वामी तुलसीदास, सतसई सप्तक। और इनके प्रमुख निबंध हैं, आपने याद रखने हैं, मिस्ट्री ऑफ हिंदी पोएट्री और मिस्ट्री ऑफ कबीर। तो अगर पूछा जाए मिस्ट्री ऑफ कबीर ये किसका निबंध है, तो हमारे पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी का है। और इसी के साथ अगर पूछा जाए मिस्ट्री ऑफ हिंदी पोएट्री या हिंदी साहित्य में शोध करने वाले पहले व्यक्ति, तो इस सारे फैक्ट आपने क्लियर करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगले कवि मन्नू भंडारी जी के बारे में। तो इनके बारे में सारे पॉइंट हम क्लियर करते हुए चलेंगे। इनका जन्म हुआ है 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा मध्य प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम सुख संपत राय था। इनके पति का नाम राजेंद्र यादव जी था। ये सारे फैक्ट क्लियर करते हुए चलने हैं। अगर पूछा जाए मन्नू भंडारी जी का बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम महिंद्रा कुमारी प्राप्त होता है। अब देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यास। इनके प्रमुख उपन्यासों में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है आपका बंटी, इसके बाद महाभोज, स्वामी, कलवा, 1 इंच मुस्कान, और इनकी आत्मकथा है एक कहानी यह भी, एक कहानी। आपका बंटी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं, इसके बारे में पूछा भी गया है। तो आपका बंटी में याद रखेंगे तलाक की त्रासदी, यानी जब घर परिवार में तलाक होते हैं तो बच्चों पर कैसा असर पड़ता है, उसके बारे में इस पुस्तक में जानकारी मिलेगी आपको। 1 इंच मुस्कान जो इनकी रचना है, जो इनका उपन्यास है, ये इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव जी की मदद से लिखी है। और महाभोज ये रचना जो इनकी है, इसमें आम आदमी की त्रासदी दिखाई गई है, यानी आम आदमी हमारे समाज में कैसी कैसी समस्याओं से जूझता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये चीजें क्लियर करते हुए चलना है आपने। कठिन पेपर आएंगे तो पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पहली परीक्षाओं में। अब देखते हैं इनकी प्रमुख कहानियां, जिसमें है 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, श्रेष्ठ कहानियां, यही सच है, आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक, त्रिशंकु, 3 निगाहों की एक तस्वीर। ये सभी इनकी क्या है, कहानियां हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप क्लियर करते हुए चलेंगे, ये जो इनकी कहानियां आपको दिख रही है, यही सच है, इस कहानी पर एक मूवी बनी है बॉलीवुड में, जिसे कहते हैं रजनीगंधा, जिस मूवी का नाम था रजनीगंधा। अगला फैक्ट देखते हैं, इन्होंने कुछ पटकथाएं यानी स्क्रिप्ट राइटिंग भी की है, रजनी की, निर्मला, स्वामी और दर्पण की। किसने, मन्नू भंडारी जी ने। अगला महत्वपूर्ण अगर मैं फैक्ट आपको बताऊं, जो आपको इनकी रचना दिख रही है, एक कहानी यह भी, ये कहानी आपको दिख रही है जो इनकी आत्मकथा है। इस आत्मकथा के लिए इनको सन 2008 में प्रसिद्ध व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो चीजें क्लियर करते हुए चलने हैं आपने, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, आपने इसको नोट डाउन करते हुए चलना है। और इनकी जो यही सच है कहानी पर रजनीगंधा मूवी बनी थी, इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। अब इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड कब प्राप्त हुआ आपने बताना है। और एक सवाल मैंने अभी आपसे पूछा था, सुमित्रा नंदन पंत जी का संग्रहालय ये कहां पर स्थित है, पंतविथि का, तो रामगढ़ में स्थित है, ये आपने याद रखना है। रामगढ़ में स्थित है या नहीं है ये भी सर्च करें आप लोग, ये आप लोग के लिए सवाल है, मैंने तो बता दिया है। उम्मीद है सेशन पसंद आ रहे। तो सबसे पहला पॉइंट है, इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद यूपी में हुआ है, जबकि इनका निधन आपने याद रखना है, इनका निधन हुआ है 11 सितंबर 1987 को। इनके अन्य नाम जो हमें प्राप्त होते हैं वो है आधुनिक युग की मीरा, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। तो इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती निराला जी ने कहा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माता जी का नाम हेमरानी देवी, जबकि इनके पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। माता पिता तो कोई दिक्कत नहीं, आप याद करें न करें, लेकिन पति जरूर याद रखना है आपने। अब इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे फैक्ट भी इंपॉर्टेंट होंगे, तो ध्यानपूर्वक आपने इनको सुनना है, अपने नोट्स बनाने हैं।
तो सबसे पहले अगर देखें तो इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ है 1956 में, काफी इंपॉर्टेंट। 1979 में इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुई है। साहित्य अकादमी फेलोशिप और साहित्य अकादमी की फेलोशिप प्राप्त करने वाली ये पहली महिला है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचना यामा के लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पाने वाली ये पहली महिला है। पहले मेल अगर या पहले व्यक्ति अगर पूछे जाएंगे वो तो हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी, जो हिंदी के लिए पहले व्यक्ति हैं। हिंदी के लिए पहली महिला अगर पूछी जाएंगी तो महादेवी वर्मा जी हैं। 1988 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि हमारे प्यारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। 1977 में इन्हें कुमाऊं यूनिवर्सिटी से डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई है, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर। 1984 में इन्हें BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। भारत में महिलाओं के लिए कवि सम्मेलन प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। किनको? महादेवी वर्मा जी को जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान जी की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में पहले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने महिलाओं की पत्रिका चांद का संपादन भी किया है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1968 में निर्देशक मृणाल सेन जी ने इनकी कहानी वह चीनी भाई पर एक बांग्ला फिल्म बनाई है, जिसका नाम था नीले आकाशेर नीचे। 1936 में रामगढ़ में बने इनके जो भवन है, जो इनका घर था, इसे इन्होंने मीरा मंदिर नाम दिया था। तो वर्तमान में ये महादेवी वर्मा संग्रहालय है। ये रामगढ़ कहाँ? हमारे नैनीताल में स्थित है। चीन आक्रमण के विरोध में इन्होंने हिमालय नामक काव्य संग्रह का संपादन किया था, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इनकी कुछ रचनाओं की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले इनके देखते हैं काव्य रचनाएं, काव्य संग्रह। तो काव्य संग्रह आपको बताएं इनके, तो काव्य संग्रह में सबसे पहले है निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। ये ध्यान देंगे आप लोग, इन सभी का संकलन यामा नामक पुस्तक में किया गया है। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, यामा में इन सभी का ही संकलन है। यामा वही रचना है जिसके लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगली काव्य रचना है इनकी दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, जो कि मरणोपरांत इनके निधन के बाद 1990 में प्रकाशित हुई है। तो ये स्टार्टिंग की 3 रचनाएं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यामा की वजह से आपने याद रखना है। स्टार्टिंग की 4 रचनाएं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, आपने कोड से याद रखना है। तो NRNS करके इसको याद रख सकते हैं आप। N से निहार, R से रश्मि, N से नीरजा और S से सांध्य गीत। अब इनके कुछ बाल साहित्य देखते हैं, जो कि इनके हैं ठाकुर जी बोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। इनके कुछ संस्मरण हैं, इसमें पथ के साथी, मेरा परिवार शामिल है। इनके कुछ रेखा चित्र हैं जिसमें अतीत के चलचित्र, काफी इंपॉर्टेंट पूछा गया, स्मृति की रेखाएं पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट। इनके निबंध संग्रह हैं, श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, काफी इंपॉर्टेंट। और इनकी कहानी काफी इंपॉर्टेंट है, गिल्लू, इसको भी आपने ध्यान रखते हुए चलना है, गिल्लू। तो महादेवी वर्मा जी के बारे में समाप्त होता है। अब अगले कवि की तरफ बढ़, अगले कवि हैं हमारे आज के हरिशंकर परसाई जी। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ है। ये प्रसिद्ध व्यंग्यकार रहे हैं। इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका में संपादन भी किया हुआ है। अब इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और इनके कुछ साहित्यिक संग्रह भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनके निबंध देखते हैं। तो निबंध है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, तुलसीदास चंदन से, काफी इंपॉर्टेंट, माटी कहे कुम्हार से, काफी इंपॉर्टेंट, बेमानी की बात, काफी बेमानी की परत, और प्रेमचंद के फटे जूते, काफी इंपॉर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट करे से। अब इनकी कहानी संग्रह देखते हैं, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, बोला राम का जीव, दो नाक वाले लोग। इनके कुछ उपन्यास हैं, तीनों के तीन उपन्यास काफी इंपॉर्टेंट हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज और ज्वाला और जल। इनकी कुछ लघु कहानियां भी देखते हैं, जिसमें चंदे का डर, दानी, अपना पराया, रसोई और समझौता। अंतिम फैक्ट इनसे रिलेटेड है, 1982 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी रचना विकलांग श्रद्धा का दौर, इस रचना के लिए हरिशंकर परसाई जी को
साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं अगले कवि हमारे आज के हमारे तीसरे और अंतिम कवि हैं। एक कवि परिचय सीरीज का चौथा भाग है। हर सीरीज में हम 3 कवि निपटाते हैं और ये सीरीज भी लगातार चलती रहेगी। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के तीसरे और अंतिम कवि देखते हैं हम मनोहर श्याम जोशी जी। इनका जन्म 9 अगस्त 1933 को अजमेर राजस्थान में हुआ है। इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इन्होंने दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान नामक पत्रिकाओं का संपादन किया है। इनकी पहली कहानी 18 वर्ष की उम्र में नीली ऑस्टिन नाम से छपी थी। इन्होंने अंग्रेजी पत्रिका वीक एंड रिव्यू इसका भी संपादन किया हुआ है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास आपने ध्यान रखना है क्याप। इस रचना के लिए इन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसकी बात हो रही है? मनोहर श्याम जोशी जी। रचना का नाम क्या है? क्याप। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्हें 2005 में इसी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इनका एक प्रसिद्ध कथन है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूं, ध्यान देना आपने। मैंने अपनी अपेक्षाओं से कमतर लिखा है। अगर पूछा जाए ये किसका कथन है तो ये मनोहर श्याम जोशी जी का है। अब इनकी कुछ रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनके उपन्यास देखते हैं, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट है कसब, कुरु कुरु स्वाहा, टाटा प्रोफेसर काफी इंपॉर्टेंट, हमजात, क्याप काफी इंपॉर्टेंट, कौन हूं मैं, हरिया हरकुलिस की रानी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनके सारे उपन्यास जरूर याद रखें आप। अब इनसे रिलेटेड प्रमुख धारावाहिक हैं। तो सबसे पहला धारावाहिक इनका है हम लोग, जो दूरदर्शन पर आने वाला पहला धारावाहिक है सन 1984। ध्यान देंगे 7 जुलाई 1984 को इसका पहला एपिसोड आया था दूरदर्शन में। 1984 आप लोग बिल्कुल सही कर दें, यहाँ पे गलत दिख रहा होगा आपको, 1984। अगला इनका धारावाहिक है बुनियाद, काफी इंपॉर्टेंट, कक्का जी कहीन, हमराही, जमीन आसमान, गाथा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपने इनको ध्यान देना है। इन्होंने कुछ फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी है, उनके बारे में आपको बता देते हैं। उसमें है हे राम, पापा कहते हैं, अप्पू राजा और भ्रष्टाचार। अब इनके कुछ यात्रा संस्मरण भी हैं, जो इन्होंने यात्रा करी होंगी, उनसे रिलेटेड जानकारी अपनी यादगारी उन्होंने रचनाओं में लिखी है, तो उनके बारे में देखते हैं और कवि परिचय आज का हमारा समाप्त होगा। तो मनोहर श्याम जोशी जी के यात्रा संस्मरण है। सबसे पहले पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, क्या हाल है चीन के, काफी इंपॉर्टेंट, और चीन यात्रा, ये काफी इंपॉर्टेंट रचना भी है आज के हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। इनका जन्म 1511 में राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनके गुरुजी का नाम नरहरिदास जी है, काफी इंपॉर्टेंट। इनके पिताजी का नाम आत्मा राम है, जबकि माता का नाम तुलसी देवी है। इनकी पत्नी का नाम आपने ढूंढ के बताना है। इनके बचपन, गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला है, राम बोला। ये राम भक्त कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषा का काफी यूज किया हुआ है। अगला देखते हैं इनके अन्य नाम क्या क्या प्राप्त होते हैं। इनके अन्य नाम है गोस्वामी, अभिनव वाल्मीकि, लोकनायक, कवि शिरोमणि। अभिनव वाल्मीकि है इनका पूरा नाम, उपनाम, हिंदी का जाति कवि और मानस का अंश, ये सारे इन्हीं के यानी गोस्वामी तुलसीदास जी के उपनाम है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। सबसे पहली है श्री रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में इन्होंने लिखी है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, दोहावली, कवितावली भी ब्रज भाषा में। इसके बाद रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, गीतावली, पार्वती मंगल, ये सारी रचनाएं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं, तो इन पर विशेष फोकस करना है। पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी है, तो आपने याद रखना है ब्रज भाषा में, रामचरितमानस किस भाषा में है, कवितावली किस भाषा में। तो सारे पॉइंट आपने क्लियर करते हुए चलने हैं, क्योंकि सवाल किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है। अगले कवि आज के हम देखते हैं मीराबाई जी के बारे में, जो श्री कृष्ण भक्त कवि हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 1498 में चौकड़ी गांव जोधपुर में हुआ है। इनके गुरुजी का नाम संत रविदास जी है। इनके पति का नाम भोजराज। इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस, शांत रस अत्यधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हम देखते हैं तो नरसिका मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका और राग सोरठ का पद, राग सोरठ के पद। इनकी केवल 4 रचनाएं हैं, तो ध्यान रखना है आपने, चारों रचनाओं के बारे में याद रखना है। अब आज के अगले कवि यानी तीसरे कवि हम देखते हैं, जो है हमारे रसखान जी। 17 कवि हम निपटा चुके हैं और 18वें कवि देखते हैं रसखान जी के बारे में। इनका जन्म 1548 में हरदोई यूपी में हुआ है। इनके गुरु जी का नाम विठलनाथ है। ये भक्ति व श्रृंगार रस इनकी रचनाओं में प्रधानता पाई गई है। रसखान जी का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। ये सगुण कृष्ण भक्त कवि हैं, काफी इंपॉर्टेंट, और अपनी रचनाओं में इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है।
इनकी समाधि स्थल है महाबन मथुरा में। इनका निधन वृंदावन में हुआ है जो कि श्री कृष्ण का धाम है 1628 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हम देखते हैं प्रेम वाटिका मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुजान रस खान, दान लीला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी रचना अष्टयाम। तो केवल 4 रचनाएं हैं, आपने ध्यान रखना है, प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, दान लीला और अष्टयाम। तो बढ़ते हैं आज के हमारे चौथे कवि और टोटल 19वें कवि की तरफ, जो कि हमारे जयशंकर प्रसाद जी। ये हमारे छायावादी कवि हैं। छायावाद के 4 कवि थे, मैंने आपको बताया हुआ है, पंत, निराला, प्रसाद और वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा जी। इनका जन्म हुआ है 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में। ये एक छायावादी कवि हैं। इनकी पहली कहानी का नाम ग्राम था जो कि 1912 की है। इनके अन्य नाम क्या क्या हैं? आधुनिक कविता के सुमेरु, झारखंडी, कलाधर और छायावाद का ब्रह्मा भी कहा गया इन्हें। इनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना है कामायनी 1936 की, और जो इन्होंने खड़ी बोली में लिखी थी। पंत जी ने यानी सुमित्रानंदन पंत जी ने जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी रचना को हिंदी में ताजमहल की उपाधि दी है। हिंदी में ताजमहल की उपाधि दी है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपने ध्यान देना है। अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, इनके कलेक्शन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इनके काव्य संग्रहों के बारे में। तो इनके काव्य संग्रह हैं कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू काफी इंपॉर्टेंट, लहर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कामायनी इनका अंतिम काव्य संग्रह है। इसके बाद है प्रेम पथिक और उसके बाद है उर्वरी जो कि इनकी प्रथम रचना 1909 की। अब इनकी कहानियां देखते हैं, जो इन्होंने कहानियां लिखी हैं, फेमस कहानियां। सबसे पहली रचना है छाया, इसके बाद है प्रतिध्वनि, उसके बाद है आकाशदीप, इसके बाद आंधी और अंतिम है, उसके बाद है इंद्रजाल। इनके प्रमुख उपन्यास हैं और तीनों उपन्यास आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद रखने हैं। सबसे पहला उपन्यास है कंकाल, उसके बाद तितली और इरावती। तीनों उपन्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देंगे आप लोग। अब इनके प्रमुख नाटक देखते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इन पर भी विशेष फोकस रखना है आपने। सबसे पहला स्कंदगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त, अगला नाटक है ध्रुव स्वामी इंपॉर्टेंट, उसके बाद है राज्यश्री, उसके बाद कामना और उसके बाद है एक घूंट। आज के हमारे सबसे पहले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये भी छायावादी कवि हैं जिनकी बोली खड़ी बोली है। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 को मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में हुआ है। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया, वे हैं समन्वय और मतवाला। 1976 में इन पर एक डाक टिकट जारी हुआ है। इनका निधन 15 अक्टूबर 1961 को हुआ, ये भी आपने ध्यान रखना है। सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। पीडीएफ के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में, निराला जी को हिंदी साहित्य में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। इनके प्रसिद्ध कथन है मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविताओं की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविताओं की भी मुक्ति होती है। अब इनकी कुछ रचनाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इनके उपन्यास देख लेते हैं, जिसमें अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़। और इनके 3 उपन्यास जो कि अपूर्ण रहे हैं वे हैं काले कारनामे, चमेली और इंदुलेखा। ये तीनों इनके अपूर्ण रह गए। अब इनके कुछ कहानी संग्रह के बारे में देखते हैं, जो इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं, जिसमें लिली, सखी, देवी, सकुल की बीवी, चतुरी चमार। और इन्हें छायावाद का महेश भी कहा जाता है। छायावाद के 4 कवि हैं, इनके बारे में आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कुछ काव्य संग्रह, जिसमें सबसे पहले है 1923 की अनामिका, उसके बाद परिमल काफी इंपॉर्टेंट, गीतिका काफी इंपॉर्टेंट, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, और ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इनके काव्य संग्रह हैं नए पत्ते, अड़िमा, बेला, अर्चना, आराधना। ये सारी रचनाएं आपने याद रखनी है। इसके अलावा इनकी कुछ और रचनाएं भी हैं, गीत कुंज, सांदी काकली और अपरा। ये सारी रचनाएं आपने याद रखनी है। बहुत सारी रचनाएं हैं, लगातार पढ़ते रहेंगे, आपने ध्यान आ जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। तो बढ़ते हैं अगले कवि की तरफ। 20 कवि हमारे समाप्त होते हैं, अब 21वें कवि की तरफ बढ़ते हैं। अगले कवि हमारे गजानन माधव जी, जिन्हें मुक्तिबोध के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को
श्योपुर ग्वालियर में हुआ, ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में हुआ। इनके बचपन का नाम बाबू साहब है। इनकी माता जी का नाम पार्वतीबाई, पिताजी का नाम गोपाल राव, जबकि इनकी पत्नी का नाम शांताबाई है। ये कुछ पत्रों के सह संपादक भी रहे, उनके बारे में है, वे हैं वसुधा और नया खून। और इनका एक उपनाम है मुंशी, आपने याद रखना है मुंशी के इनका उपनाम है। अब इनके कुछ काव्य संग्रह देखते हैं। इनकी वैसे सारी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फोकस करना है आपने। इनके काव्य संग्रह देखते हैं। सबसे पहले काफी इंपॉर्टेंट चांद का मुंह टेढ़ा है, उसके बाद चंबल की घाटी, उसके बाद क्रांति, इसके बाद अगली रचना है इनकी भूरी भूरी खाकधूल। अगली दो काव्य संग्रह हैं लाल सलाम और आदमी, याद रखना आपने। चांद का मुंह टेढ़ा है काफी इंपॉर्टेंट है। इनके निबंध संग्रह देखते हैं, तो इनके निबंध संग्रह एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, आखिर रचना क्यों। इनके कुछ कहानी संग्रह भी हैं, जिसमें काठ का सपना, सतह से उठता पानी, नई जिंदगी, जलना और पक्षी और दीमक। एक उपन्यास है इनका, एकमात्र उपन्यास आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है विपात्र। ये किसकी रचनाएं देखी हमने, गजानव माधव मुक्तिबोध जी की, जिनका उपनाम है मुक्तिबोध जी। अगले रचनाकार देखते हैं, 22वें कवि देखते हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 23 कवि हैं, जिसमें 22वें कवि हम देख रहे हैं राजेश जोशी जी के बारे में। इनका जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ है। 2002 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी रचना दो पंक्तियों की बीच के लिए। भोपाल गैस त्रासदी पर इन्होंने एक शोक गीत लिखा है, जिसका नाम है भोपाल शोक गीत 1984। बाल कविता संग्रह है इनका गेंद निराली मिट्ठू, ये ध्यान रखना है आपने। अब इनके कुछ रचना संग्रह के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं इनके काव्य संग्रह। तो काव्य संग्रह इनके एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। कहानी संग्रह देखते हैं सोमवार व अन्य कहानियां, कपिल का पेड़। नाटक देखते हैं इनके जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना। इनकी एक आलोचनात्मक रचना है जिसका नाम है एक कवि की नोटबुक। अगला तथ्य काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इन्होंने रूस के कवि माइकोस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। अब देखते हैं हमारे सिलेबस के अंतिम कवि यानी 23वें कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। तो आज हमारा साहित्य वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश के बाबई गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम नंदलाल जी है, जबकि माता जी का नाम सुंदरी बाई। इनकी पत्नी का नाम ग्यारसी बाई है। इनके अन्य नाम जो उपनाम इनके प्राप्त होते हैं वो है एक भारतीय आत्मा और राष्ट्रवादी कवि भी इन्हें जाना गया है। एक पुस्तक है, फेमस पुस्तक माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा। इस पुस्तक के लेखक हैं विजय दत्त श्रीधर। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान देना है आपने। 1943 में इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनकी रचना हिम किरीटिनी के लिए। 1955 में पहली बार जब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया तो उसके विजेता यही हैं। इनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से यानी पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1963 यानी 1963 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनका निधन होता है 30 जनवरी 1968 को भोपाल में। कुछ पत्रिकाओं के संपादक भी रहे, उनके नाम हैं प्रभा, कर्मवीर, प्रताप। प्रभा, कर्मवीर और प्रताप। अब इनके कुछ रचनाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इनके गद्य रचनाएं देख लेते हैं। इनका नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। अब इनके कुछ काव्य संग्रह की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आती है हिम किरीटिनी, उसके बाद है माता, उसके बाद युग चरण, अगली रचना हिम तरंगिणी, इसके बाद समर्पण, अगली रचना वेणु लो गूंजे धरा, अगली रचना है धूम्रवलय और अंतिम 3 रचनाएं देखते हैं इनकी जो काफी फेमस हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। बिजुरी काजल आज रही, विविध कविताएं, कैदी और कोकिला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है।